हाँ चलो, सो हम केपलर्स लॉ पढ़ रहे थे। ओके, हमने केपलर्स प्लैनेटरीज लॉज पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट 2 लॉज तो पढ़ लिए थे। ओके, पहला लॉ क्या बोलता था, केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्टली मुझे वो सेंटेंस चाहिए, क्या कहता क्या था? करेक्ट, जो सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमते हैं और उसमें सन कहाँ होता है, वो इलिप्स जो होता है उसके 2 फोकाई और फोकस होते हैं, उसको फोकाई फोकस दोनों बोलते हैं, उसमें से कहीं पर भी एक फोकस पर सन होगा। हाँ, और क्या, उनका प्लस करने पर, हाँ मतलब यस, वो अभी हम देखेंगे भी। और ये तो इलिप्स की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर इलिप्स की सरफेस पर मतलब सरकमफेरेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उसका सम करेंगे, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। यस, वो हमने देखा। फिर सेकंड लॉ क्या देखा था केपलर्स का, एरिया। अगर सेम टाइम इंटरवल ले रहे हैं कि अगर कहीं पर हमारी अर्थ है या कोई भी सैटेलाइट और कोई भी प्लेनेट है, ओके, वो सपोज टाइम ले लिया तुमने 1 मिनट, तो 1 मिनट में अर्थ तुम्हारी जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब जितना एरिया कवर कर रही है, अभी कोई और टाइम पर तुम फिर से 1 मिनट लोगे ना, तो वो एरिया सेम ही कवर करेगी। एरिया सेम, डिस्टेंस नहीं, एरिया सेम कवर करेगी। मतलब वो सेंटेंस क्या था कि द रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन इक्वल इंटरवल इज इक्वल। जो रेडियस वेक्टर था हमारा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, ये हमारा रेडियस वेक्टर था। तो ये जो रेडियस वेक्टर है वो अगर dt टाइम में जो एरिया कवर कर रहा है, तो फिर से अगर हम सेम dt टाइम ले तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा। तो उस वही लिखा है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डन। और उसका फॉर्मूला, हाँ क्या बोल रहे थे, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा बोल सकते हैं। किसकी, जो भी मूव कर रहा है उसकी, नहीं क्यों कांस्टेंट है, उसका टाइम और एरिया भी सेम स्वेप्ट हो रहा है इसलिए। तो वेलोसिटी के फॉर्मूला में एरिया तो आता ही नहीं, वो तो डिस्टेंस आता है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो और टाइम सेम हो तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि सेम वेलोसिटी। वो क्वेश्चन क्या था उसका समझ में आया कि अगर एरिया सेम है और टाइम भी सेम है तो क्या वेलोसिटी भी सेम होगी? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वो वेलोसिटी सेम तुम कब बोल सकते हो, जब डिस्टेंस सेम ट्रैवल करे और टाइम भी सेम हो, तब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी सेम है। क्योंकि हाँ, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम और वेलोसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? लेकिन वो कब होगा, अगर कोई मान लो कि अगर ऐसा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और जो टाइम है वो दोनों सेम है, तो वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन वो केस यहाँ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। इसलिए तो हमने देखा था कि दूर होगा तो धीरे धीरे मूव करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना। डिस्टेंस ज्यादा तो रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और अगर रेडियस कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो जब एकदम नजदीक में होगा तो फास्टली घूमेगा और दूर होगा तो आराम से ऐसे घूमेगा। ये डिस्कस किया था ना हमने, देखो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये 2 हमने देखे थे। अभी थर्ड देखते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, द लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, नाम से ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये था द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब कौन सी ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पे लॉ ऑफ एरिया, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर स्वैप करेंगे वो लोग। एंड लॉ ऑफ पीरियड्स, पीरियड्स मतलब कौन सा पीरियड, अरे भाई टाइम पीरियड होगा, कौन सा पीरियड। ओके, तो लॉ ऑफ पीरियड्स, तो टाइम पीरियड के बारे में क्या बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल। देखो ध्यान से सुनो तो ही समझ में आ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं हम, एक रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगे वही टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते थे। जैसे अगर वेव की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल ऐसे हुई, ओके, एक कंप्लीट साइकिल हुई, वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड लगे, चल भाई जल्दी, हाँ, तो सपोज ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल है, ये एक साइकिल हुई, फिर ये दूसरी, फिर तीसरी। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए यहां से यहां आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अगर सर्कल में मूव कर रहे हो ऐसे, यहां से स्टार्ट किया और यहां से स्टार्ट करके फिर से वहां आ रहे हो, उसके लिए कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे तो 2 घंटा तुम्हारा टाइम पीरियड, 1 घंटा लगा तो 1 घंटा तुम्हारा टाइम पीरियड, वही था। ओके, यहाँ पर भी वही है।
तो टाइम पीरियड पहले निकाल लो। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सब बाहरी बातें हैं, तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। तो ये सब क्या है सर, पहले हम समझ लेते हैं फिर वापस सेंटेंस पे आते हैं। अच्छा चलो, हमने लॉ ऑफ ऑर्बिट तो पढ़ लिया, उसमें हमें पता है कि सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्डर में और से इलिप्टिकल सरकमफरेंस में घूम रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास इलिप्स है, ये जो हमारी इलिप्स है, जो मैथ्स वालों को पता है, बायो वाले भी देख लो, बहुत ही इजी। ये जो हमारा इलिप्स है, जैसे सर्कल होता है, ऐसे सर्कल है। और भाई तू कहाँ है? जैसे कि सर्कल है, तो सर्कल को हमें सारी प्रॉपर्टी पता है। ये क्या ड्रॉ किया मैंने? डायमीटर। यहां से ये क्या ड्रॉ किया? रेडियस। फिर सपोज ये क्या ड्रॉ किया? कॉर्ड। यस, ओके। तो वो सारी चीजें हमें पता है। वैसे ही यहां पर क्या है कि ये जो हमारा इलिप्स है, अभी यहाँ पर डायमीटर, तो कोई भी डायरेक्शन में तुम डायमीटर ड्रॉ करोगे तो डायमीटर की लेंथ सेम होगी सर्कल में। तो यहाँ पर वैसा होगा नहीं। यहाँ पर अगर सेंटर से तुम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो मैंने, ये सेंटर है मेरा, सपोज मान लो, तो मैंने सेंटर से ये एक लाइन ड्रॉ की और वही सेंटर से ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, दोनों की लेंथ सेम होगी नहीं। अंडरस्टूड? तो डिफरेंट होगी। तो जो सबसे छोटी लेंथ होती है, कौन सी? सबसे छोटी, वो सबसे छोटी लेंथ को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। छोटा मतलब माइनर, जैसे 18 से नीचे एज हो तो हम नहीं बोलते माइनर है भाई। तो सबसे छोटी जो लेंथ होगी वो कौन सी होगी? माइनर। सेंटर से पास होनी चाहिए। फिर तुम ऐसा मत बोला सर यहां से यहां की ड्रॉ करते हैं, देखो सर कितनी छोटी है। अरे वो नहीं, सेंटर से कहां पास हुई है? सेंटर से पास होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो सेंटर से पास होने वाली लाइन, लेकिन जिसकी लेंथ सबसे छोटी हो, ये डेफिनेशन नहीं, ये समझ लेना है। तो वही, उसकी डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाएगी। डेफिनेशन है भी वैसी ही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे छोटी लाइन जो है उसी को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। डन? और जो सबसे बड़ी होगी, ओके, ये सबसे बड़ी है, ये वाली सबसे बड़ी है, तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। मेजर और माइनर। डन? अच्छा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पता चल गया। अगर मेरा इलिप्स ऐसा है, अंडे जैसा, ओके, ये है सपोज ए और ये है बी, तो चलो बताओ मेजर एक्सिस ए है या बी है? ए है, सिंपल। और माइनर एक्सिस बी है। डन? ओके, तो अभी उसी के बेस पे हम देख रहे हैं। देखो, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा, अब हमें पता है कि सन इलिप्स के एक फोकाई पे होगा। फोकाई और फोकस दोनों सेम ही, नाम अलग अलग है। ओके, चलो, तो जैसे कि हमारा सन एक फोकस पर है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर से, ओके, एक पर्टिकुलर जगह पर से, मतलब जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ओके, तो अर्थ का सन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये देखो सन से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। और अगर अर्थ यहाँ होता, यहाँ पे अर्थ होता, तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता। फिर जैसे जैसे ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, देखो ये डिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, 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 ये भी बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया। अब आगे बढ़ेगा ना तो बढ़ेगा नहीं, देखो ये कम हो गया, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, और ये सबसे कम। डन? तो हम क्या कर रहे हैं कि सन से अर्थ का मैक्सिमम डिस्टेंस, वो क्या है मेरा? आर मैक्स, मतलब रेडियस ही बोल दो एक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम रेडियस मिनिमम, क्योंकि सर्कल की तो रेडियस सेम होती है, यहां पर सेम है नहीं, तो ये हो गया आर मैक्स। और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या है? आर मिनिमम। सिंपल। अगर तुम ही बोलो if I do the summation of r minimum plus r maximum, then what will I get? पूरी की पूरी तो मेजर एक्सिस मिलेगी। डन? if I do r minimum plus r maximum, तो इन दोनों का सम कर दो, तो r minimum था इतना और r maximum था इतना, तो इन दोनों का सम कर देंगे, तो ये कौन सी लेंथ है? मेजर एक्सिस मिल जाएगी मुझे। अच्छा, अभी ये जो मेजर एक्सिस है उसका मैं आधा कर दूं, मतलब यहां से यहां, मतलब ये मिल गई सपोज 100 सेंटीमीटर, लेकिन मैं ले रहा हूं कितना? 50 सेंटीमीटर, आधा। मेजर एक्सिस मिले मुझे कितनी? 100, मैं ले रहा हूं कितना? 50, आधा। वो आधे को क्या बोलते हैं? सेमी।
जैसे सर्कल होता है उसका आधा तो हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ओके। फिर स्फीयर होता है और उसके आधे को बोलते हैं हम हेमिस्फीयर, सेमीस्फीयर नहीं बोलते हेमिस्फीयर। तो हेमी और सेमी उसका मीनिंग क्या होता है? आधा, तो हाफ, यस, ओके। तो ये जितनी मेरी मेजर एक्सिस है उसका मैंने आधा ले लिया, हाफ ले लिया, तो उसके आगे मेजर एक्सिस के आगे वर्ड क्या लग जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस। सिंपल, मेजर एक्सिस मतलब टोटल, लेकिन अगर मैं हाफ ही लूं तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। डन? पक्का? ओके। तो बस इतना ही समझना था। क्या देखो, ये जो है हमारी, वो है हमारी माइनर एक्सिस, ये जो सबसे बड़ी वाली है वो है हमारी मेजर एक्सिस। तो जो रेडियस हम ले रहे हैं, कॉमनली वी आर टेलिंग एज से आर, रेडियस जो हम ले रहे हैं दैट इज द समेशन ऑफ, मतलब एवरेज ऑफ आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम। तो आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया एवरेज उनका दोनों का। तो ये जो मिला, ये दोनों का अगर सिर्फ सम करते तो था मेजर एक्सिस, लेकिन डिवाइड बाय 2 भी कर दिया मतलब सेमी मेजर एक्सिस हो गया, दैट इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस। सिंपल। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कैसे मिलेगी? आर मेजर एक्सिस का आधा कर दो तो मेजर एक्सिस का आधा, अच्छा चलो मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 तो सेमी मेजर एक्सिस मिल गई। अच्छा मेजर एक्सिस कैसे ढूंढेंगे? अरे वो आर मिनिमम आर मैक्सिमम का सम कर दो, तो आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस। सिंपल है। डन? ओके चलो। सो अब ये हमें पता चला कैलकुलेट करके, एनालिटिकल कैलकुलेशन से पता चला कि ये जो टाइम पीरियड होता है और ये जो रेडियस होती है, रेडियस मतलब क्या? एवरेज ऑफ आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम, मतलब हम क्या बोल रहे हैं वही क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस मतलब आर। डन? सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या? आर। तो जो टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बीच में रिलेशनशिप देता है कौन? द लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स कौन सा रिलेशन किसके बीच में देता है? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द सेमी मेजर एक्सिस। और वो रिलेशनशिप कैसा है? वो रिलेशनशिप ऐसा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, अगर सिंपली ऐसा होता टी इज प्रोपोर्शनल टू आर तो हम क्या बोलते? द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस। बस इतना ही बोलते हैं हम। अगर ऐसा होता तो हम ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं ना, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। लेकिन वैसा नहीं है, ऐसा है तो उसको उस तरह से बोलेंगे, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर बोलेंगे, जहां क्यूब है वहां क्यूब बोलेंगे। अब फिर से पढ़ता हूं, देखो तो अब इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या लॉ ऑफ पीरियड्स देता क्या है? हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? टाइम पीरियड के स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बीच में रिलेशनशिप है। So the square of the time period, the square of the time period of revolution of a planet around the sun in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis. Done? तो कहने का मीनिंग तो सिर्फ इतना ही है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। ये सब बीच में तो सब ऐसे ही लिखा हुआ है जो लिखना चाहिए। ओके, टाइम पीरियड, भाई किसका टाइम पीरियड? किसकी बात कर रहे हो तुम? तो प्लेनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड में, उसकी बात कर रहे हैं। कौन से ऑर्डर में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वही सब बीच में लिखा हुआ है। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा वो, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट, प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो ऑफ अ प्लेनेट। कहाँ? प्लैनेट किसके अराउंड में घूम रहा है? सन के अराउंड में। कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है? इलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहा है। सो प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फिर जो है वो लिख दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द क्यूब, सिर्फ डायरेक्टली मत लिख देना, क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पे स्क्वायर लिखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्यूब लिखना भी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप मिलती है। समझ में आ गया? फिर से एक बार देखो, मैं बढ़ता हूं, फिर तुम लोग भी ट्राई करना बोलना। क्या बोल रहे हैं हम? सर इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा तो क्या है रिलेशनशिप? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा ठीक है, उसको अभी हम वर्डिंग में लाते हैं। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर तो पहले ही स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए। The square of the time period of a revolution, किसका रिवॉल्यूशन चल रहा है? ऑफ अ प्लेनेट, किसके अराउंड में? अराउंड दी सन। कैसे घूम रहा है वो? इन एन इलिप्टिकल
ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली तो है नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? टू दी क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। डन, याद रह गया? पक्का? ओके चलो, तो बस अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, तो हमने लिख दिया के एस। डन, वो कोई भी कांस्टेंट हमने लिख दिया, कोई भी मतलब केपलर का के एस। ओके, तो वो हमने लिख दिया, खत्म। लेकिन हमें पता चल गया ना कि ये रिलेशनशिप है। और अगर के एस तो कांस्टेंट रहेगा, फिर अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर 1 है तो ये भी 1, तो अगर 2 लिया होता तो ये भी 2 और ये भी 2। डन, तो डायरेक्टली फिर क्या होगा? T1 स्क्वायर बाय R1 क्यूब इज इक्वल टू KS, तो T2 स्क्वायर बाय R2 क्यूब इज इक्वल टू KS, तो दोनों को इक्वेट कर लो, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। मतलब टोटल 4 चीजें, ये से इसमें से न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकते हैं? तुम्हें टाइम पीरियड गिवन होगा, तुम्हें सेमी मेजर एक्सिस गिवन होगी, एक प्लेनेट, ये 2 अलग अलग प्लेनेट है मान लो। ओके, तो एक प्लेनेट का टाइम पीरियड गिवन है, एक प्लेनेट की मेजर सेमी मेजर एक्सिस गिवन है, दूसरे प्लेनेट की भी सेमी मेजर एक्सिस गिवन है, लेकिन दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड गिवन नहीं, तो वो फाइंड करो। मतलब कि 4 में से 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। सिंपल, पता चल गया? डन ना? ओके, तो ये हमें समझना था, यही था हमारा थर्ड लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पक्का? डन, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, तीनों के तीनों लॉ खत्म हो गए। फिर से एक बार रिवीजन। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ समझा रहा हूं। क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड में घूमता है इलिप्टिकल ऑर्डर में, और सन होता है वन ऑफ इट्स फोकस पर। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, उसके एक फोकस पर होता है। पहला खत्म। दूसरा बोल रहे हैं कि प्लेनेट सन के अराउंड में जो इलिप्टिकल ऑर्डर में घूम रहा है, तो उसका जो रेडियस वेक्टर होगा वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगा, मतलब इक्वल एरिया कवर करेगा। स्वीप करेगा मतलब कवर करेगा। ये हमारा था लॉ ऑफ एरिया। डन। एंड थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोल रहा है? इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द सेमी मेजर एक्सिस। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। डन। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द अर्थ क्यूब। सन तो अपनी जगह पे होता है। हाँ, सन अपनी जगह पर ही है। करेक्ट। ओके, सन अपनी जगह पर ही है। प्लैनेट्स ही घूमते रहते हैं, प्लैनेट्स ही घूमते रहते हैं। अभी जो हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, अभी की सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो रिसर्च हो रहा है उससे पता चल रहा है कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है और जो हमारा टाइम पीरियड है वो सारे प्लैनेट्स का चेंज हो रहा है धीरे धीरे धीरे। हमें पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत ही माइन्यूटली वो चेंज हो रहा है। मतलब जैसे कि मान लो कि आज हमारा एक दिन 24 घंटे का है, मतलब दिन और रात मिलके 24 घंटे है। वो भी एग्जैक्ट नहीं है, हमें पता है। ओके, लेकिन ऐसा समझो कि आज से सपोज 10,000 ईयर्स के बाद दुनिया तो रहेगी ही। ओके, हम पता नहीं कहाँ कैसे होंगे, क्या होगा, लेकिन ये टाइम पीरियड इतना सेम रहेगा नहीं। ये अभी चेंज हो रहा है। मतलब आज से बहुत सालों पहले जो टाइम पीरियड था और आज का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड हो गया और अभी कभी खत्म ही नहीं होगा, नहीं, वो भी चेंज हो रहा है, बट इतना माइन्यूटली चेंज होता है हर साल कि हमें पता ही ना चले। जैसे कि हर साल हिमालय भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तुम ऐसा सोच रहे होंगे कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हिमालय बढ़ कैसे रहा है? तो वही तो है, वो सब जीडी के टॉपिक्स है, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक है। ओके, सो ओशन का पानी भी बढ़ रहा है हर साल ओशन का पानी भी बढ़ रहा है। ओके, और जो हाइट है, हाइट मैंने क्या बोला, हिमालय बढ़ रहा है मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है। तो उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका मीनिंग ये नहीं है कि उस पे बर्फ ज्यादा बढ़ रहा है। हाइट तो बढ़ सकती है ना भाई। तुमने उसका जो आइस है वो ऐसे है तो उसकी हाइट इतनी है, फिर उसको तुमने ऐसे कर दिया तो उसकी हाइट बढ़ गई। आइस उतने का उतना ही है। समझ में आया? ओके, तो ये सब जीडी के और वो सब टॉपिक है, लेकिन रिसेंटली अभी पता चला है कि ये हिमालय की हाइट भी ऐसे बढ़ती जा रही है। लेकिन हर साल कितनी बढ़ती है पता है? 1 सेंटीमीटर से भी कम। हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ये सब। तो एक जैसे 2013 में पता है 4 धाम में केदारनाथ में फ्लड आया था, उसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है केदारनाथ।
वो उसके ऊपर नहीं बनी है, वो तो लव स्टोरी है, थोड़ा बहुत केदारनाथ दिखा दिया। ओके, लेकिन वो ओरिजिनल जो दिखाया हुआ है वो ओरिजिनल है। तो वो फ्लड आया था, वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ, थोड़े क्लिप्स ओरिजिनल लिए हुए हैं। ओरिजिनल देखना हो तो नेशनल जियोग्राफी देखना। नेशनल जियोग्राफी पे जिसके पास वीडियो था और सक्सेसफुली रहा वो वीडियो, मतलब सक्सेसफुली रहा मतलब वीडियो बच गया, पता नहीं उसके ओनर का क्या हुआ, वीडियो तो मिल गया कहीं से भी, तो वो नेशनल जियोग्राफिक पे थोड़ी बहुत कटआउट्स है। ओके, वो हाँ अभी देख सकते हो, ठीक है, 12th में वो सब नहीं देखना। ओके, तो वहां पे ओरिजिनल क्या हुआ था वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है नेशनल जियोग्राफी में। कहने का मीनिंग ये है, अभी बहुत ज्यादा बातें हो जाएगी, कहने का मीनिंग ये है कि वो जो हुआ था ना वैसा डिट्टो, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ऐसा तो होना ही है और हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है कि वो जो होगा ना उससे भी खतरनाक वाला होने वाला है बद्रीनाथ में, उससे भी खतरनाक। ओके, और बद्रीनारायण ऐसे दो माउंटेन के बीच में है, बीचों बीच बद्री विशाल, 4 धाम में जो एक धाम है, उत्तराखंड के 4 धाम का भी एक धाम है और भारत के 4 धाम का भी एक धाम है बद्रीनाथ। ये एक ही धाम ऐसा है कि जो भारत के और उत्तराखंड के दोनों 4 धाम में कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। पता तो है ना सारे? ओके, हाँ, उत्तराखंड के कौन कौन से है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, एक ही स्टेट में चारों 4। और इंडिया के कौन से? इंडिया के तो पता ही होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक, मैंने क्या बोला, एक ही कॉमन है दोनों में और वो है बद्रीनाथ। केदारनाथ नहीं आता पूरे वर्ल्ड में नहीं, उत्तराखंड के 4 धाम और भारत के 4 धाम में सिर्फ एक ही धाम कॉमन है, दैट इज बद्रीनाथ। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन मैं धाम की बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलते 4 धाम, भारत के 4 धाम, 4 कोने में 4 धाम है। तो नॉर्थ में क्या है? एकदम ऊपर बद्रीनाथ। यहाँ गुजरात में भी है भाई, गुजरात का नहीं पता? नहीं भाई, सोमनाथ नहीं मतलब नहीं पता। हाँ, नहीं, द्वारका रे, द्वारका 4 धामों में से एक धाम है। हाँ, भारत के 4 धाम में एक धाम द्वारका है। और फिर 2 हो गए, बद्रीनाथ, द्वारका। तीसरा रामेश्वर एक धाम है साउथ में, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है और 4 धामों में भी आता है, तो वो है रामेश्वर। और चौथा जगन्नाथपुरी। तो ये है 4 धाम। 4 धामों में से 3 धाम विष्णु जी के हैं और एक धाम शिव जी का है। रामेश्वरम शिव जी का है, शिवलिंग है वहां पर, और जगन्नाथपुरी कृष्ण जी का है, द्वारका कृष्ण जी का है, और बद्री विशाल विष्णु जी का है। मतलब है तो विष्णु जी के ही 3 अवतार, मतलब विष्णु जी ही है, वो तो विष्णु जी ही है। ओके, लेकिन कृष्ण जी का एक धाम है जगन्नाथपुरी और दूसरा हमारा यहाँ गुजरात में जो है वो है द्वारका, और वो है रामेश्वरम। और वो रामेश्वरम में भी इनडायरेक्टली विष्णु जी इन्वॉल्व है। क्या उसको एस्टेब्लिश किसने किया था? राम जी ने रामेश्वर को एस्टेब्लिश किसने बनाया? किसने था? राम जी ने बनाया था। तो विष्णु जी तो ऐसे चारों ही जगह पर है। ओके हाँ, चलो, हम क्यों कर रहे थे ये डिस्कशन? नहीं, कौन से टॉपिक पे गए थे? नहीं, कोई तो लिंक होगी ना। वो सारी एक ही जगह पर है, इसने पूछा था। नहीं, हाँ, यस, टाइम पीरियड से चले गए थे, टाइम पीरियड, यस, करेक्ट। तो वो देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी चले जाएंगे, मेन टॉपिक बताना भूल जाएंगे। तो मेन टॉपिक क्या बता रहा था कि ये बहुत छोटा टाइम पीरियड इंक्रीज डिक्रीज होता है, हमें पता चलता नहीं है। तो ये जो बद्री विशाल है, बद्रीनाथ जो है, वो 2 माउंटेन के बीच में है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि जब कलयुग एकदम एंड पे होगा ना, ओके, तो वो पर्वत माउंटेन एक दूसरे से टकरा जाएंगे और बद्री विशाल उसमें ही समा जाएंगे। ओके, तो उसके बाद फिर लोग दर्शन करने कहाँ जाएंगे? अगर बद्रीनाथ वहां पर है ही नहीं तो लोग दर्शन करने कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए एक अलग से धाम है वहीं पे उत्तराखंड में, बद्रीनाथ से थोड़ा दूर, जिसका नाम है भविष्य बद्री। हाँ।
कहा था कहा ना, था। भविष्य बद्री, मतलब जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद लोग वहां जाएंगे। सोचो, ये स्क्रिप्चर्स में हमारे पहले से ही लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, तो वो भविष्य बद्री। और भविष्य बद्री में जो विष्णु जी की अभी जो विग्रह है, मतलब जो स्टैचू है, वो हर साल, वो जो मैंने अभी टाइम पीरियड इसीलिए माइंड में आया, हर साल बड़ी हो रही है, स्टैचू हर साल बड़ी हो रही है, लेकिन इतनी माइन्योर बड़ी होती है कि एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को हमें पता ही नहीं चलता कि हम बड़े कब हुए, क्यों? रोज ही देखते हैं रोज ही देख रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा। आज से 10 साल पहले की फोटो देखो, हाँ इतने बड़े हो गए, लेकिन कल से और आज में भी हम थोड़े बड़े हुए, वो पता नहीं चलेगा। ओके, वैसे वो बताना था, इसलिए हमने ये सब बातें की। अच्छा है, कोई बात नहीं, कुछ नया पता चला, समझ में आ गया। ओके, हाँ चलो, तो ये थे हमारे तीनों दिन केपलर्स लॉ। अभी आगे बढ़ते हैं